रिक्शा स्ट्रीट फूड। विकासपुर नाम के गांव में लाल गुप्ता नाम का एक धनवान रहता था। उसके दो बेटे थे, राम और श्याम। लाल गुप्ता परेशान था कि उन दोनों में से किसे अपना धंधा सौंपे। ये क्या जी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सोचते हो? दोनों को कभी ना कभी बराबर तो बांटना ही होगा ना। अरे पगली, अगर जायदाद हो तो आधा आधा बांट सकते हैं, पर ये धंधा है। इसके साथ करोड़ों रुपए का मुनाफा और सैकड़ों परिवार की जिम्मेदारी आधारित है। हर किसी में व्यापार चलाने की काबिलियत नहीं होती। अगर इस व्यापार को उसे सौंप दिया जो काबिल ना हो, तो इसे न केवल करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, बल्कि सैकड़ों बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवारों को सड़क पर आना होगा। अब देखना होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा काबिल है। तभी एक नौकर आया और सरकार, मैंने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, पर इस वक्त मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है सरकार। आप चाहें तो मेरे तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मेरे बेटे को 10,000 रुपयों की बहुत जरूरत है सरकार। जरूर दूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा करता क्या है? तू अचानक 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है और मेरी बहू पकोड़े बनाती है। वो दोनों खूब मेहनत करते हैं, पर मुनाफा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता रहता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये बात सुनकर लाल गुप्ता सोच में पड़ गया। फिर लाल गुप्ता ने उसे 10,000 रुपए दिए और क्या करना है वो उसे समझाया। अगले दिन नौकर राम को लेकर अपने बेटे और बहू के पास गया। राम से उनका परिचय कराया। ये हमारे मालिक के बड़े बेटे हैं राम। ये आपको धंधा बढ़ाने का अच्छा तरकीब बताएंगे। तुम दोनों 1 महीने के लिए ये जैसा कहते हैं वैसा करो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम लोग करते क्या हो। देखो भाई, तुम्हें अब से 2 ट्रिप लगाने होंगे रिक्शा के। 2 ट्रिप लगाने हो तो रिक्शा को तेज चलाना होगा, तब अपने आप आमदनी बढ़ेगी। और तुम केवल शाम को ही पकोड़े बेचोगी तो कैसे काम चलेगा? दिन भर पकोड़े बेचने होंगे, तब तुम्हारा मुनाफा भी दुगना होगा। समझ गए? राम के कहे अनुसार वो रिक्शा तेज चलाने लगा और एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग टूट गई। और उसकी पत्नी के पकोड़े कोई खरीदता नहीं था, तो उनका काफी नुकसान हुआ और वो बहुत दुखी हुई। 1 महीने बाद नौकर ने आकर जो कुछ हुआ वो लाल गुप्ता को बताया। ठीक है, कल शाम बेटे को ले जाओ और उनका परिचय कराओ और उसे जो कुछ हुआ सब बताओ। देखते हैं क्या करता है। अगले दिन नौकर शाम को लेकर उनके पास गया। उसका परिचय उन दोनों से कराया। देखो, किसी भी धंधे के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक सूझबूझ और एक सब्र। रिक्शा तेज चलाने से तुम्हारे और सवारियों के जान के लिए खतरा है। और बहन, तुम सवेरे सवेरे पकोड़े बेचोगी तो कौन खरीदेगा? कौन खाता है सवेरे? पकोड़े लोग शाम को ही खाते हैं। दिन को भी धंधा कर सकते हो, पर पकोड़ों के नहीं। दिन के वक्त डोसा, इडली, पूरी वगैरह बनाकर बेचोगी तो तुम्हें खूब लाभ मिलेगा। पर मालिक, मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, इसमें इतना सारा आइटम्स बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। अब तुम्हारा पति तो रिक्शा चला नहीं सकता, इसीलिए इस रिक्शा को एक रिक्शा फूड स्टॉल बना देते हैं। घर में जो बर्तन खाली पड़े हैं उन्हें इस धंधे के लिए प्रयोग करते हैं। और एक जरूरी बात, तुम जिस इलाके में धंधा करती हो वो बहुत छोटा है, वहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए रिक्शा को अलग अलग जगह ले जाओ और वहाँ पर धंधा करो, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस को स्विगी, जोमेटो के साथ रजिस्टर कराओ, तब पार्सल्स के भी बहुत ऑर्डर्स आएंगे। ऑल द बेस्ट। यूं उन्होंने अपने रिक्शा को रिक्शा फूड व्हीकल में बदल दिया। इस तरह वो एक इलाके में जाकर इडली, डोसा, पूरी वगैरह बेचने लगे। लोग वहां आकर चाव से इडली, डोसा वगैरह खाने लगे। पार्सल्स भी खूब बिकने लगे। फिर वो दूसरे इलाके में जाते और वहां दोपहर के लिए रोटी, बिरयानी वगैरह बनाकर बेचते थे। और शाम को एक और इलाके में जाकर समोसे, भज्जी, पकोड़े वगैरह बेचने लगे।
यूं देखते देखते उनके पास खूब पैसे जमा होने लगे। एक दिन वे दोनों लाल गुप्ता के घर गए, उन्हें प्रणाम किया। मालिक, छोटे मालिक बदौलत हमारा धंधा खूब चल रहा है मालिक। हम आपका ये एहसान जिंदगी नहीं भूल सकते। श्याम बाबू, आपका धन्यवाद। श्याम बाबू के बदौलत अब मुझे रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं और मेरे पत्नी दोनों मिलकर ये धंधा कर रहे हैं मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बाबू। बेटा राम, इस जायदाद में तुम्हारा आधा हिस्सा हमेशा रहेगा, पर व्यापार को बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारे छोटे भाई श्याम को मैं सौंप रहा हूँ। तुम बुरा ना माना बेटा, क्या तुम्हें मंजूर है? अपने भाई की सूझबूझ को देखकर मुझे काफी गर्व हो रहा है पिताजी। मैं उससे उम्र में बड़ा जरूर हूँ, पर धंधे के नुस्खे उससे सीखने के लिए मुझे कोई झिझक नहीं है पिताजी। फिर दोनों भाई गले मिले तो सब ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। मोटर बाइक सैंडविच वाला। गुजरात में गुरु भाई नाम का हीरो का व्यापारी था। उसका बेटा समर पढ़ाई पूरी करके अपने पिताजी के पास आया और पिताजी, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है पिताजी, अगर आप बिजनेस मुझे सौंप दें तो मैं बिजनेस चलाऊंगा। आपकी भी उम्र हो चली है, अब आप आराम कीजिए, मैं बिजनेस संभाल लूंगा। ये सुनकर गुरु भाई, बहुत खुशी हुई बेटे, तुम्हारी बात सुनकर दिल बहुत खुश हुआ बेटे। लेकिन एक बात है, ये जो बिजनेस है ना बेटा, ये इंस्टेंट फूड नहीं है कि हम यूं दुकान गए, ऑर्डर दिया और खा लिया। इसके लिए बहुत तजुर्बे की जरूरत है और साथ साथ हुनर की भी। मैं खाली हाथ इस गांव में आया था और अकेले ने ही इस सारे साम्राज्य को संभाला है। बिजनेस को तुम्हें सौंपने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये बिजनेस संभालने की काबिलियत तुम में है या नहीं। तो कहिए ना पिताजी, मुझे क्या करना होगा? मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटे शाबाश। पहले चैलेंज को स्वीकार करना एक अच्छे बिजनेसमैन का लक्षण है। तुमने चैलेंज को स्वीकार किया, ये तुम्हारी पहली काबिलियत है। ये लो बेटा, ये 1000 रुपए रखो, यही तुम्हारी लागत है। पैसों के साथ तुम क्या धंधा करोगे मैं नहीं जानता। शाम तक इस 1000 रुपए में मुनाफा जोड़कर लेके आओ बेटा। लेकिन एक शर्त है, ना किसी से झूठ बोलोगे, ना ही चोरी करोगे, ना दगा दोगे। ईमानदारी और मेहनत के साथ कमा कर लाना बेटा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो हमारी कंपनी में पैर रखने की काबिलियत है तुम में। कहकर 1000 रुपए उसे थमा दिए। उन पैसों को लेकर समर बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के पास गया। समर को देख के मलाइका, क्यों समर, तुम्हारे पिताजी ने अपना बिजनेस तुम्हें सौंप दिया कि नहीं? अब से डायमंड बिजनेस के किंग हो तुम, क्यों, है ना? नहीं मलिका, मेरे पिताजी ने मुझे एक चुनौती दी है। अगर मैं इस टेस्ट में पास हुआ तभी मैं कंपनी में पैर रख पाऊंगा, वरना नहीं। वो टेस्ट क्या है, बताओ ना, मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा है। तब समर ने अपने जेब से 1000 रुपए निकाला। इस 1000 के साथ मुझे बिजनेस करना होगा और मुनाफा कमाकर पिताजी को देना होगा शाम तक। बस इतनी सी बात? अरे चिंता छोड़ो यार, ये लो मैं पैसे देती हूँ। उन 1000 रुपए के साथ ये पैसे जोड़कर अपने पिताजी को शाम को दे देना। कुछ भी कह देना। चलो चलो, शाम तक हम मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखते हैं और मौज करते हैं। नो नो मलाइका, वो तो धोखा हुआ। धंधे का पहला असूल है कि धोखा नहीं देना चाहिए। मेहनत करके काम करना होगा। मुझे इस 1000 रुपए को मुनाफे के साथ पिताजी के पास ले जाना होगा। ये सुनकर मलाइका, हाँ, तुम और तुम्हारे पिताजी, ये कोई फिल्म नहीं जहाँ यूं सोचा और यूं पैसे बन गए। वैसे तुम 1000 रुपए का क्या बिजनेस करोगे? तुम्हारे पास इस मोटर बाइक के अलावा कुछ भी तो नहीं है। तुम मेरे साथ चलो तो सही, मैं दिखाता हूँ कि 1000 रुपए के साथ मैं क्या करता हूँ। सॉरी समर, मैं इस धूप में नहीं घूम सकती, मैं अपना काम कर लेती हूँ, कहकर चली गई। तब समर अपने मोटर बाइक को एक वेल्डिंग के दुकान के पास ले गया। भैया, ये लो 500 रुपए एडवांस। मेरे मोटर बाइक को तुम एक सैंडविच के दुकान में बदल दो, बाकी पैसे मैं शाम को दे दूंगा तुम्हें, नहीं तो ये बाइक तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। तब मैकेनिक मान गया और उसने उस मोटर बाइक को सैंडविच बाइक में बदलकर उसे दे दिया। बाद में समर एक दुकान के पास गया और दुकानदार से, भैया ये लो 300 रुपए, ये कुछ ब्रेड पैकेट्स और सॉस वगैरह देना, मैं यहाँ पर सैंडविच की दुकान चलाने वाला हूँ। वो सब्जी के दुकान के पास गया। सब्जी के दुकान में प्याज टमाटर वगैरह लेकर
उसने मोटर बाइक सैंडविच वाला का दुकान खोला। उसी सड़क पर बहुत सारे कॉलेज होने के कारण कॉलेज के स्टूडेंट उस सैंडविच वाले के पास रुककर उसके सैंडविच खाने लगे। आओ भाई आओ, ताजा ताजा सैंडविच खाओ, मजेदार स्वादिष्ट सैंडविच खाओ। ये सुनकर कॉलेज स्टूडेंट्स आए उसके पास और सैंडविच खाने लगे। भैया, इस सड़क पर ऐसी दुकान ना होने के कारण हमें बहुत तकलीफ होती थी। हमें बहुत भूख लगती थी भैया। आपके इस सैंडविच के दुकान के कारण हमारा बहुत फायदा हो रहा है भैया। कहकर सैंडविच खाने लगे। यूं उसके सारे सैंडविच बिक गए। तब वो फिर से सामने वाले दुकान पर गया और ब्रेड और सॉस वगैरह खरीद कर लाया। ये देखकर वो दुकानदार, क्यों भैया, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, बस इतने कम समय में सारे सैंडविचेस बिक गए। जी हाँ, मुझे और ब्रेड पैकेट चाहिए और सॉस के पैकेट भी दीजिएगा, कहकर उन्हें ले गया और सैंडविचेस बनाकर बेचने लगा। तब दुकानदार अपने आप से, अरे वाह, इसका धंधा तो खूब चल रहा है और खूब पैसे कमा रहा है। अगर ये बिजनेस मैं चलाऊं तो कैसे रहेगा, कहकर वो समर के पास गया और क्यों भैया, क्या तुम अपना ये बिजनेस मुझे बेचोगे? मैं गाड़ी के साथ इसे खरीद लेता हूँ। क्यों नहीं सर, मैं आपके लिए भी एक ऐसा मॉडल बना कर देता हूँ। ऐसे गाड़ी बनाना हो तो 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। बाइक के साथ मैं ही आपको बना कर दूंगा। दुकानदार ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए। आप यहीं रहिए, मैं आपके घर के सामने मोटर बाइक सैंडविच वाला दुकान बना कर लाता हूँ, कहकर वो पैसे लेकर वो एक बाइक के दुकान के पास गया। उन्हें पैसे देकर, समर भैया, मुझे एक नया बाइक चाहिए, इसके साथ साथ मुझे कल 10 बाइक्स और चाहिए, आप डिलीवरी का इंतजाम कीजिएगा। फिर उस नए बाइक को ले जाकर बिल्डिंग दुकान के पास गया। और उस बाइक को भी मोटर बाइक सैंडविच वाला बाइक की तरह तैयार कराया। फिर उस बाइक को ले जाकर उस दुकानदार को सौंपा। फिर शाम को जो मुनाफा सैंडविच बनाकर बेचने में आया, वो और बाइक बनाकर बेचने में आने वाले मुनाफे को ले जाकर अपने पिताजी के हाथ में थमा दिया। ये देखकर गुरु भाई, क्यों बेटा, 1000 रुपए में इतना मुनाफा तुमने कैसे कमाया? तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना बेटा? नहीं पिताजी, मेहनत करके कमाया है। मैंने अपने बाइक को मोटर बाइक सैंडविच वाला बाइक में बदल दिया और सैंडविच बेचकर मैंने ये पैसे कमाए। सैंडविच बेचकर बहुत मुनाफा आया। फिर सामने के दुकानदार ने ऐसा ही बाइक चाहिए कह के बोला, तो मैंने उसे भी एक बाइक बना कर दिया, उसमें भी मैंने कुछ मुनाफा बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि शहर के 10 और जगहों पर इस मोटर बाइक सैंडविच की दुकान खोलूं। स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आया। ये सुनकर गुरु भाई, शाबाश बेटे, शाबाश, तुम में एक बिजनेसमैन है। अब तुम हमारे बिजनेस में आ सकते हो बेटा। नहीं पिताजी, मैंने अभी अभी ये मोटर बाइक सैंडविच वाले का बिजनेस शुरू किया है। कुछ दिन मैं इसे ही चलाऊंगा। जब इसमें मैं कामयाब हो जाऊं तब मैं आपकी कंपनी में आकर ज्वाइन करूंगा। इस तरह समर अपने बिजनेस में खूब कामयाब हुआ। ये देखकर गुरु भाई बहुत खुश हुआ। मिनी ऑटो हाउस। तिम्मापुर नाम के गांव में नवीन और विनय नाम के 2 भाई रहते थे। नवीन बहुत स्वार्थी था, विनय बहुत भोला था। वो अपने बड़े भाई की बात कभी नहीं टालता था। वो ट्रॉली ऑटो चलाते हुए अपने बीवी और बच्चों को पालता था। उनके पिताजी रामनाथ ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों को बुलाया, लेकिन नवीन ने ये बात विनय से छुपाया और अकेला ही पिताजी से मिलने गया। रामनाथ, क्या हुआ बेटे, अब तक तुम्हारा छोटा भाई क्यों नहीं आया? पिताजी, विनय पड़ोसी गांव गया है, उसे आने में देर लगेगी। बात क्या है बताइए ना पिताजी। बेटा, मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा। जायदाद तुम दोनों के नाम करने के लिए मैंने वकील को बुलाया है। मैं जायदाद को तुम दोनों में बराबर बांटना चाहता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई एकदम भोला है, तो उसे। यूं कुछ कह ही रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई।
तब नवीन उस वकील से, अरे देखिए वकील साहब, मैं नहीं जानता कि इस वसीयत को बनाने के लिए आपको पिताजी कितने पैसे देने वाले थे, लेकिन यदि आपने वैसा वसीयत बनाया जैसा मैं कहता हूँ, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। उनके पिताजी के दहन संस्कार वगैरह होने के बाद नवीन विनय को घर से बाहर निकाल देता है। नवीन विनय से, पिताजी को तुम पर भरोसा नहीं था भैया, इसीलिए उन्होंने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दिया। उनको डर था कि तुम अपने भोलेपन के कारण सारी संपत्ति को लुटा दोगे। अब से ये सारी संपत्ति मेरी है। अब तुम इस घर से चले जाओ। जिस भैया को वो भगवान मानता था वही ऐसा कर बैठा। ये सोचकर विनय हैरान हुआ और उसके समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसने जो कपड़े पहने थे उसके साथ अपना ऑटो ट्रॉली लेकर शहर चला गया। विनय की पत्नी, शहर में घर मिलना मुश्किल है जी। हमने जो कपड़े पहने हैं सिर्फ उसके साथ आए हैं। आपने एक बात भी अपने भाई से नहीं कहा। अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे? देखो सीता, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है। अगर उसने मांगा होता तो मैं खुद सारी संपत्ति उसके नाम कर देता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भाई ने कहा कि मैं अपने भोलेपन के कारण सारे जायदाद को लुटा दूंगा। इस ऑटो ट्रॉली के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है। अब यही हमारा घर है। मैं इस ऑटो ट्रॉली को घर की तरफ बदल दूंगा और हमारे जीने के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये एक ऑटो स्टैंड है। यहाँ पर ऑटो गाड़ियां सवा कर रुकती हैं, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए ठीक से कोई प्रबंध नहीं है और साथ वाले गली में खाना बहुत महंगा है। कभी कभी मैं भी बिना खाए सो जाता था। अब अगर हमने कम दाम में उन्हें रात का खाना बनाकर खिलाया तो लॉरी, वैन, ट्रक ड्राइवर सब आकर यहीं खाएंगे। विनय का ये उपाय सीता को बहुत अच्छा लगा और वो मान गई। उसने अपने गहने गिरवी रखे और ऑटो को मिनी ऑटो हाउस में बदल दिया। और फिर ऑटो लॉरी स्टैंड के पास डोसा बनाकर बेचने लगे। बहुत ही कम समय में पति पत्नी दोनों ने बहुत पैसे कमाए। विनय ने एक बहुत अच्छा घर और गाड़ी खरीदा। बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा। उसने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसने उस ऑटो मिनी हाउस को नहीं छोड़ा। कम दाम में ऑटो, वैन और ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाकर उनका भूख मिटाने लगा। एक दिन एक ऑटो वाला, भाई साहब, आपने इतने पैसे कमाए लेकिन फिर भी आपने डोसा का दाम नहीं बढ़ाया। आप वाकई महान हो। देखो भैया, मैं भी एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा खाना ना मिलने पर कई रातों को मैं भूखा सोया हूँ। मैं नहीं चाहता कि वही हालत मेरे और कोई ऑटो वाले भाई का हो, इसीलिए मैं ये मिनी ऑटो ढाबा चलाता हूँ। तभी नवीन वहां पहुंचा। नवीन, भाई मेरे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें धोखा देकर जो संपत्ति मैंने तुमसे छीना, मैं उसका अनुभव नहीं कर पाया। मैं जुए में घर बार सब कुछ हार गया भाई। मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। भाई साहब, पिताजी के बाद आप ही घर के बड़े हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके लिए भी मैं यहाँ एक छोटा सा ढाबा खोल कर देता हूँ। भाभी और बच्चों के साथ आप यहाँ आ जाइए। दुकान चलाते हुए आप खुशी खुशी रहिए। यूं तब से ढाबा चलाते हुए नवीन अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दही बड़ा। किरोल के गांव में दीपक और दिव्या को नया शादी हुई थी। एक दिन दिव्या से दीपक, दिव्या, नया दामाद को त्योहार के लिए बुलाने के लिए तुम्हारे माँ या पिता कोई भी नहीं आए हैं क्यों? कहकर पूछा। तब दिव्या, सुनिए जी, आपसे एक बात कहना है। मेरे पिता तो बिल्ली को भी दान नहीं देते हैं। एक नंबर के कंजूस आदमी है। सच कहना है तो मुझे और मेरी माँ को खाना भी सही से नहीं खिलाते हैं। बोली। तब दीपक, ये क्या कह रही हो? फिर तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी कैसे किया? पूछा। तब दिव्या, मेरे मामा लोग बहुत अच्छे हैं। वे लोग ने ही कुछ पैसा डालकर मेरी शादी करवाया। उतना ही नहीं, मेरे पिता ने दामाद को साल में एक ही दिन आने के लिए कहा। उनका कंजूसी के लिए क्या करना है मेरी माँ को भी पता नहीं चल रहा है। बोली। तब दीपक, ओहो, फिर तो मुझे अच्छा मामा जी मिल गए हैं। फिर तो अभी के अभी तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। कहा। तब दिव्या, ये क्या है जी? कितना भी बोलने से आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। मेरे पिता आपका अपमान करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोली।
तब दीपक, देखो अब तुम कुछ भी कहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा, हम जा रहे हैं और तुम्हारे पिताजी से खेल रहे हैं, कहा। तब दिव्या और दीपक दोनों उनके गांव गए। उन दोनों को देखकर दिव्या की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उनको देखकर दिव्या का पिता कपाड़िया ये क्या है, एक बात भी कहे बिना ऐसे आ गए हैं? मैं तो अभी गांव जाने के लिए सोच रहा था। अरे रे 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 रे, ये तो बड़ा समस्या आ गई है, अब कैसे, कहा। तब दीपक, कुछ समस्या नहीं है मामा जी, आपको जितना दिन चाहिए उतना दिन गांव जाकर आइए, तब तक हम सास के साथ रहते हैं और घर में जो मुर्गियां और बकरियां हैं उनको अच्छे से काट कर खाएंगे, कहा। तब मन में कपाड़िया, अरे ये तो मुझे कंगाल करने के लिए आया है, आज घर में रहकर उनको खाली उपमा खिलाकर शाम तक उनको वापस भेजना है, नहीं तो मुझे पूरा लॉस हो जाएगा, सोचा। इतने में दिव्या और दीपक अंदर गए। तब कपाड़िया से उनकी पत्नी सबिता, देखिए दामाद जी कितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन रहने दीजिए, अगर इस बीच कुछ फालतू काम किया तो रात को आपके खाने में चूहों को मारने वाला दवाई मिलाती हूँ, समझ में आया, ध्यान से रहना, कहकर गुस्सा होकर चली गई। बाद में सबिता दिव्या और दीपक को हर रोज अच्छे से खाना पकाकर खिलाने लगी। ये देखकर कपाड़िया बिल्कुल सह नहीं पा रहा था। एक दिन कपाड़िया उनका और एक कंजूस दोस्त बद्री के पास गया। तब बद्री से कपाड़िया, अरे ये मेरा दामाद क्या है, ऐसा मेरा सर पर चढ़ गया है, हर रोज अच्छे से खाना बनवा कर खा रहा है, ऊपर से 3 वक्त के लिए दही वड़ा चाहिए उनको, मुझे ये सब देखकर कहीं भाग जाने का मन हो रहा है, कहा। तब बद्री, ये क्या घटिया बातें करते हो, हमारे जैसा कंजूस क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हमारा खाना खाने वालों को हमें भगाना चाहिए, चाहे वो दामाद हो या फिर खुद का बेटा हो। वैसा भी तुम्हारा दामाद को दही वड़ा बहुत पसंद है कह रहा था ना, हर रोज वही खिलाओ तो उसके ऊपर गिन लगकर खुद भाग जाएगा, कहा। तब खुश होकर कपाड़िया घर वापस आया और दीपक से, ओ दामाद जी यूं ही एक बेट लगाएंगे क्या, आपको दही वड़ा कहे तो बहुत पसंद है ना, दिन में कितने सेल कर सकते हो, पूछा। तब दीपक, कितने पूछ रहे हो, जितना भी हो कर सकता हूँ, आज अचानक से मेरे ऊपर क्यों गिरे हो, पूछा। तब कपाड़िया, कुछ नहीं दामाद जी, मेरा दोस्त से आपको दही वड़ा कहे तो कितना पसंद है कहा था, उसके लिए वो अगर 2 दिन के लिए दही वड़ा खाएंगे तो उसके ऊपर पसंद चला जाएगा, तुम्हारा दामाद हो या और कोई भी हो, तुम्हारा दामाद को इतना सीन नहीं है, वो नहीं खा पाएगा, कहा। तब दीपक, ये मेरा ऊपर छोड़ दीजिए मामा जी, रोज आप दही वड़ा कितना हो सके तैयार करके दीजिए, मैं उनका अंत देखता हूँ, कहा। तब कपाड़िया खुश हो गया। अगले दिन से घर में वो खुद दही वड़ा बनाकर काम के लिए जाने लगा। वो देखकर दीपक से दिव्या, देखा मेरा पिता का बुद्धि, आपको रोज दही वड़ा खिलाकर घर से भेजने के लिए देख रहे हैं, मुझे पता है रे, इसलिए चालाक से मैंने इनको सेल करूंगा कहा था, खाऊंगा नहीं कहा था, अब बाहर जाकर इनको बेच कर आता हूँ, ओके, कहकर उन दही वड़ा को गांव के बाहर ले जाकर बहुत कम दाम में ही उनको बेचना शुरू किया। तब धीरे धीरे से उधर कूली लोग आकर दही वड़ा को खरीद कर खाना शुरू किए। ऐसे हर दिन कपाड़िया दही वड़ा बनाकर देना और उनको दीपक बेचना ऐसा करने लगा। ऐसा 1 महीना गुजरने के बाद एक दिन गांव के बाहर दीपक को दही वड़ा बेचते हुए देखकर कपाड़िया, अरे ये क्या है दामाद जी, आप खाऊंगा कहकर उनको बेच रहे हो, ये तो बहुत अन्याय है, कहा। तब दीपक, देखिए मामा जी, अगर मुकाबला कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं ये जानकर करना चाहिए, अपने आप को ही बुद्धिमान मत समझना चाहिए, मैं तो सेल करूंगा कहा था लेकिन खाऊंगा नहीं कहा था, इसलिए तुम्हारा दही वड़ा के वजह से मुझे हर दिन 1000 रुपए मिलकर महीने में 30,000 बनाया, मैं तो बहुत खुश हूँ। और एक बात, आपका कंजूसी के बारे में इस गाँव के लोग बहुत कहानियां कह रहे हैं, इसलिए अगर आप पहले जैसे कंजूसीपन दिखाएंगे तो आपके ऊपर सास से कहकर पुलिस केस लगवाता हूँ, तब जेल में मुफ्त में खाना खा सकेंगे, ठीक है ना कंजूस मामा, कहा। तब कपाड़िया, नहीं नहीं छोड़ दीजिए दामाद जी, आपको देखा तो बहुत डेंजर आदमी जैसे लग रहे हो, ऐसे वायलेंट फैसले मत लेना, खुशी से आपको जो मर्जी है वो खाकर अच्छे से एंजॉय करके जाओ, आपको जब चाहिए तब आकर जाते रहना, आपसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कहकर उधर से चला गया। केरला बनाना चिप्स। बांद्रा नाम के गांव में सब किसान केले उगाते थे।
उस गांव के किसानों का लीडर था देशमुख। एक दिन वो अपने साथी किसानों को लेकर केले के दलाली करने वाले श्याम के पास गया। देशमुख श्याम से, श्याम भाई, आप जिस दाम में हमें बेचने के लिए कह रहे हो वो तो बिल्कुल अन्याय है। आप केले का सारा गुच्छा 100 रुपए में बेचने के लिए कह रहे हो। अरे मार्केट में 1 दर्जन केले 40 रुपए में बिक रहे हैं। तब श्याम, अरे देशमुख, अरे कोई बेचता होगा 40 रुपए में, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मार्केट वही दाम बेचेगा। अरे दुनिया बदल रही है, लोग भी कई किस्म के हैं देशमुख। भैया तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव में एक्सपोर्ट क्वालिटी के केले उगाते हैं हम। हमारे केले विदेशों में जाते हैं, वहाँ तो इनका दाम भी ज्यादा है और इससे मिलने वाला सारा लाभ तुम ही खाना चाहते हो। अरे देशमुख, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो भाई। अरे देख लो, मैं तुमसे 1 साल तक अब केले नहीं खरीदूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, कहकर वहां से चला गया। ये देखकर किसानों को गुस्सा आया। उन्होंने देशमुख को गाली दी और वहां से चले गए। अगले दिन देशमुख का बेटा बन्नी और बहू रेनू उसके घर पहुंचे। देशमुख को यूं निराश बैठा हुआ देखकर उन्होंने पूछा कि बात क्या है। तब देशमुख ने उन्हें सारी बात बताई। तब बन्नी, इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, आप सब केले बाजार में ले जाकर बेचिए, अच्छा मुनाफा आएगा। आप ही कह रहे हो ना कि 40 रुपए में बेचते हैं। तब देशमुख, अरे बेटा, 1 आध ठेले भर के केले हों तो बेच सकते हैं, यहाँ तो सैकड़ों एकड़ों में उगे हुए केलों को बेचने होंगे। अब किसानी उसे उगाए और मार्केट में जाकर बेचे, ये कैसा होगा बेटा। तब उसकी बहू रेनू, बाबूजी, हम केले क्यों बेचे? हम केले के चिप्स बनाकर दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं ना। क्या आप जानते हैं बाबूजी, केरला में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आजकल तो देश भर में इसे ही खाते हैं बाबूजी। 1 केजी चिप्स 400 रुपए में बिकता है। अगर हमने इसे थोक में 200 रुपए केजी पर भी बेचे तो काफी लाभ होगा बापूजी। अगर आप हाँ कहे तो केरला में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें सैंपल भेजकर देखते हैं, वो जैसे कहेंगे फिर सोचते हैं। ऐसा कहकर रेनू तुरंत कुछ केले ले गई और उनके बनाना चिप्स बनाकर बन्नी और देशमुख को खिलाने लगी। चिप्स खाकर उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। बाद में देशमुख किसानों के पास गया और रेनू के आइडिया के बारे में बताने लगा। तब किसानों में एक अरे देशमुख भैया, लगता है कि शाम के मना करने पर तुम पगला गए हो। अरे भैया, अब तो आप हमारे लीडर भी नहीं रहे। आपके मशवरा के लिए धन्यवाद। तुम्हारे वजह से हमारा काफी नुकसान हो गया है, बस और नहीं। कहकर गुस्से में वे सब वहां से चले गए। इस बात को जानकर रेनू ने कुछ लोगों को भेजा और कई सारे केले ले आकर उनके चिप्स बनाकर उन्हें पैक करके उसने केरला भेज दिया। 4 दिनों बाद देशमुख रेनू के पास आया और, रेनू बेटे, भाई तुम्हारे केरला वालों ने मेरे अकाउंट में कैश अभी अभी जमा किया है। उसे हमारे चिप्स की क्वालिटी बहुत पसंद आया, उसने और 100 केजी चिप्स का ऑर्डर दिया है। कहकर खुश हुआ। बाद में देशमुख ने अपना सारा फसल काटा और उन केलों से चिप्स बनाकर उन्हें ट्रकों में भरकर केरला भेजने लगा। इस बात की खबर लगते ही बाकी किसानों ने शाम से जो एडवांस पैसे लिए थे उसे लौटाकर उन केलों के चिप्स बनाकर आसपास के गांव में ट्रक भर भर कर भेजने लगे। इतना ही नहीं, सब किसानों ने मिलकर इस बढ़िया आइडिया के लिए रेनू को धन्यवाद कहते हुए उसे एक नेकलेस इनाम में दिया। जब किसानों ने शाम को धंधा देना बंद किया, शाम उस गांव को छोड़कर वहां से चला गया। बनाना चिप्स के कारण वो गांव बहुत मशहूर हो गया।